मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ पीर यानी सोमवार का दिन है और मंडे है और आज न्यू साउथ वेल्स के जो हमारा सूबा है उसमें छुट्टी है। किंग्स बर्थडे है। वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते हैं उनको ये मैं बताना समझता हूँ कि गो कि ऑस्ट्रेलिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, खुद मुख्तार कंट्री है, लेकिन अभी भी यहाँ ताज बरतानिया का एक सिंबॉलिक जो है वो पावर है, उसके तहत गवर्नर जनरल यहाँ बनता है और एक मखसूस दिन रखा हुआ है। हकीकत में बर्थडे नहीं है, ये पहले क्वींस बर्थडे कहलाती थी, लेकिन अब जब क्वीन का इंतकाल हो गया और किंग आ गया चार्ल्स, तो अब ये किंग्स बर्थडे है और उसके लिए एक दिन रखा हुआ है 12 जून का न्यू साउथ वेल्स में, और एक आध और सूबे में भी होती है छुट्टी है। तो आज उसकी छुट्टी भी है। तो और सुबह सुबह इस वक्त सुबह तो नहीं हो रही, अब 11:13 हुए हैं। कल मैंने एक व्लॉग किया था और वो पूरा नहीं हो सका था और मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 में करके इसका पूरा इसको मैं इख्तिताम करूँगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी कर लूँ ताकि फिर आपको पहुँचा दूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उसको नहीं देखेंगे तो आपकी ये बात काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इन व्लॉग्स में, इससे पहले वाले में, कल वाले में, मैंने शुरू से वो मैंने वजूहात बताई थी, वो मुहर्रिकात बताई थी, वो इवेंट्स बताए थे कि किस वजह से पाकिस्तान पर फ़ौज गालिब है पिछले 75 साल में, और कुछ वाक़यात और इवेंट्स का भी मैंने ज़िक्र किया था और फैक्ट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हवाले से, इसलिए वो लंबा हो गया था। आप उसको पूरा देखिए जिन्होंने नहीं देखा है, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो मैं करता नहीं हूँ अक्सर, कि इसको दूसरों को भी दें, आप तमाम पाकिस्तानियों को, नई नस्ल को दें, ताकि इसमें मैंने ब्रीफ करके बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में किस तरह से फ़ौज मुसलसल मिक़दार में है और अब वो क्यों इतनी पावरफुल है, और जाने का नाम भी उसका कोई इरादा भी नहीं है, और किस तरह से वो एक माफिया की शक्ल में पाकिस्तान पर रूल कर रही है। तो कल जो मैंने व्लॉग किया था उसका उन्वान है नज़रिया इनहराफ मुनाफ़क़त हुक्मरानी कौमी फ़ुक़दान बेज़मीरी खामोशी और खामोशी। ये एक जायज़ा था। पाकिस्तानी एक कौम क्यों न बन सकी, जमहूरियत या फ़ौजी हाकमियत, करप्शन, मुनाफ़क़त और ज़मीर फ़रोशी में फंसी हुई अवाम है। ये मौज़ू था और आज यही मौज़ू है और इसका मैं दूसरा हिस्सा कंटिन्यू करता हूँ। तो ज़रूर इसका पहला हिस्सा देखिए ताकि आपको बात सारी समझ में आ जाए। मुख्तसर ये है कि मैंने जैसे हिस्ट्री बताई थी, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ जो सेइंग्स हैं, उनके जो नज़रियात थे, उनको उनसे शुरू करूँ, चीज़ों को हमारी नई नस्ल को बताने की कोशिश करूँ कि जो उनको आज ये अचंभा नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि कहाँ पाकिस्तान फँस गया है। ये वो नाफरमानी है जो हमने कायद के साथ की और उनके नज़रिए के साथ की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि अफ़सरशाही का काम मुल्क की इंतज़ाम सँभालना है, फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है और सियासतदानों का काम आइन की पासदारी और हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाना है। असल गद्दार वो हैं जो बानी पाकिस्तान के उसूलों और पैगाम से मुनहरिफ हुए। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है कि असल गद्दार कौन है? जो मेरी नज़र में और मुहिब वतन पाकिस्तानी की नज़र में जो बानी पाकिस्तान के जो उसूल हैं, उनके जो पैगाम था, उनका जो नज़रिया था, उससे मुनहरिफ हुए और आज प्रॉब्लम में, और इसी वजह से मुल्क दोलख्त हुआ। आप जाके नई नस्ल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कायद-ए-आज़म की वो इक़्तिसाबात जो तकरीरें उन्होंने की उसको देखें आप, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों ये हो रहा है। अगर बाप जो है औलाद को नसीहत करती है, मिसाल के तौर पर अगर एक वालिद जो है, माँ-बाप जो हैं, वो बड़ी मेहनत से घर बनाते हैं और अपने जितने बच्चे हैं उस हिसाब से उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बेडरूम का हाउस बनाते हैं, उसमें ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, किचन वगैरह सारा है कि भई हमारे बच्चे हमारे बाद इस घर में सुकून से रहेंगे, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो जो हमें घर बनाने में हुई है। और उसके बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं और बाद में बच्चे ये कहते हैं कि यार ये घर का क्या फ़ायदा, यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ रहते नहीं हैं और ये छोटा पड़ता है, जो भी है, अब शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं इस घर को बेच के अलग-अलग अपने पैसे ले लेते हैं। वो घर बेच देते हैं और जब लोग पूछते हैं ख़ानदान के कि क्यों बेच रहे हो? वो बेच रहे हो, हमारे माँ-बाप ने बना लिया, हमने तो इस्तेमाल करना नहीं है, खामख़ा बनाया, हमें उसमें रहना ही नहीं है, हमें ये पसंद ही नहीं है। तो ये इल्ज़ाम दे के वो घर बेच देते हैं और अपने थोड़े-थोड़े पैसे लेके बाँट के खा के चले जाते हैं। तो
और इल्ज़ाम तराशी देते हैं माँ-बाप को। वही हाल हमारा है कि हमने पाकिस्तान तोड़ा, एक आज़ाद मुमलिकत दी, जो जब नक्शे पे आई तो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक मुमलिकत थी। आज लोग बैठ के अपने ड्राइंग रूम में, पार्टियों में ये बातें करते हैं कि अरे यार पाकिस्तान तो क्या था और ये था और वो था, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उल्टी-सीधी खुराफात बकते हैं, जिनको ना हिस्ट्री का पता है, ना कुछ, एक जहालत है। और वो अभी भी कायम है। बदकिस्मती से वो चीज़ नई नस्ल में भी आ गई है जो पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है, देखते नहीं है, तारीख नहीं देखते, उन हालात को नहीं देखते जिन हालात में पाकिस्तान बनाने की तहरीक शुरू की गई। क्या हालात थे वो सियासी तौर पे, और किस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, बुनियादी ह्यूमन राइट्स देने थे। तो वो सारा पढ़ना चाहिए आप लोगों को, बजाय इसके कि आप बैठ के बकवास करें और उल्टे-सीधे टाइम खराब करें, उल्टे-सीधे सोशल मीडिया के ये जो पोस्ट हैं इसके ऊपर, और अपने ज़हनों की पैदावार इस तरह बयान करें कि जैसे ये हकीकत है। तो ये एक बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब बात है, और अगर आप एक मुहज़्ज़ब कौम बनकर इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो फिर इस तरह काम नहीं चलेगा। लेकिन अब तो मैं समझता हूँ कि वो भी वक़्त गुज़र गया। ख़ैर, आते हैं उस मौज़ू पे। मैंने बात छोड़ी थी कि आजकल ये बड़ी जमागोइयाँ हो रही हैं, और तहरीक-ए-इंसाफ़ को ख़त्म करने के लिए एक मनसूबाबंदी की गई है, और उस मनसूबाबंदी के तहत तहरीक-ए-इंसाफ़ को क्रश किया जा रहा है। इमरान खान को आइसोलेट किया जा रहा है, और उनको पूरी तरह से मीडिया पर बैन कर दिया गया है। इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते आप, और उनकी जो फर्स्ट सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो सारी बंद है। इमरान खान को भी बंद करने और मारने का प्लान है, लेकिन कुछ बैरूनी वजूहात हैं, इसका मैं ज़िक्र करूँगा। तो ये कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने ये बताया कि ये पहले भी हुआ है। पहले भी फातिमा जिन्ना पे बैन लगा बोलने पर। ये मैं समराइज़ कर रहा हूँ थोड़ा-सा। मुजीबर रहमान को गद्दार किया गया, इलेक्शन में वो जीत गया था, उसको फिर मुल्क से निकाल दिया गया, और उन्होंने तहरीक शुरू की और बांग्लादेश बन गई, जो मैं पिछले मेरे वीलॉग में मुकम्मल तौर पे इसका मैंने डिफाइन किया है। अब सवाल ये है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसे हम कहते हैं कि जो फ़ौज है, और जब मैं फ़ौज की बात करता हूँ तो पाकिस्तान की 6-7 लाख जो फ़ौज है, हर सिपाही या कैप्टन से लेकर जो जूनियर ऑफिसर है, मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर नहीं है। बात वो उनकी होती है जो पॉलिसी बनाते हैं फ़ौज की, और उससे खुद फ़ायदा उठाते हैं। आम जो सोल्जर है उसको तो वही मिलता है जो उसकी सैलरी होती है, और उसके लिए अलग फैसिलिटीज़ हैं, और जो जर्नल हैं और जो ऊपर लेवल के लोग हैं, उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ हैं, अय्याशी है उनकी, इनको प्लॉट्स मिलते हैं, और जो है, और बाकी बहरहाल इनका तो ऑडिट भी नहीं होता, ना चेक होता है, और इनकी अपनी डिफेंस सोसाइटियाँ बनी हुई हैं सारे मुल्कों में, जो इन्होंने किया है, क्योंकि यही काबिज़ रहे हैं 75 साल से। और इन्होंने एक ही फार्मूला अभी तक चल रहा है, और उसको आज भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि भई अपनी मर्ज़ी से लीडर बनाओ, जो इनकॉम्पिटेंट लोग हों, करप्ट हों, अगर नहीं हो तो उनको करप्शन में पार्टनर बनाओ, उनको वो चीज़ें फराहम करो कि वो अय्याशी के सामान पैदा करो, ताकि वो उनको, और फिर उनकी सीक्रेट चीज़ें अपने पास रखो, उनको ब्लैकमेल करो, उनको इक़्तिदार में बिठाओ, और वो करो जो आप चाहते हो। ये पाकिस्तान में हुआ है, और ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुआ, जिसको अय्यूब खान लेकर आया इक़्तिदार में, और फिर उससे अपनी मर्ज़ी का काम कराया गया, और फिर याह्या खान ने उसको इस्तेमाल करके मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करवा दिया, इक़्तिदार नहीं दिया मुजीबर रहमान को, जो मेजॉरिटी में था। अब जब बात करते हैं कि आज बड़ी बातें हो रही हैं कि जी वो भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया, ये सारा फ़ौज करा रही है, और ये उसकी दलील ये है कि पहले भी ये हुआ है। पाकिस्तान में मैंने कहा कि मैं आपको बताऊँ कि कितनी पार्टियाँ हैं, तो मैं बनाता गया लिस्ट, वो 50 से ऊपर बन गई। पता नहीं कौन-कौन सी पार्टियाँ, जो मैंने भी अभी तक नहीं सुनी थी। लेकिन ये जो एक पार्टी जब अरूज पे जाने लगती है तो उसको डिवाइड करते हैं। जिनका लगता है कि ये एक नज़रियात को लेके चल रहे हैं, अवाम भी इनके साथ है, तो डिवाइड एंड रूल का जो फ़ॉर्मूला है गोरों का, जिनसे इन्होंने सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, आज जो बात कर रहे हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ से तहरीक-ए-इस्तेहकाम बन रही है, तो ये पहली दफ़ा थोड़ी हुआ है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके फाउंडर थे, और उसके बाद वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब थी, उसके बाद जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई, और कायद-ए-आज़म सदर थे। उसके बाद में फातिमा जिन्ना उसकी प्रेज़िडेंट थी। अब आप देखिए कि 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये तो मुझे मिली हैं पार्टियाँ, जो मैंने रिसर्च की, जो मुस्लिम लीग की ये शाखें हैं।
ये क्या तूफान, ये क्या मतलब, ये कोई महज़िब माशरे में ये होता है कि एक पार्टी को तोड़ के आपने जिसने चाहा वो अपनी पार्टी बना ली और फौज ने उनको बैकअप किया। ये कन्वेंशन मुस्लिम लीग जो थी, ये सबसे पहले अयूब खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो फातिमा जिन्ना की थी, उसको तोड़ के कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई और उसमें बहुत सारे वो जो मौका परस्त लोग होते हैं, उनको कन्वेंशन मुस्लिम लीग में शामिल किया। अयूब भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसका सेक्रेटरी जनरल बनाया गया और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ और फातिमा जिन्ना के खिलाफ तहरीक चलाई गई। रिगिंग की गई। 65 में इलेक्शन हुए। उससे पहले 1962 में आइन चेंज किया गया 1956 का, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको डिटेल उसकी बताई है। उसमें मैंने आपको कहा था कि इस्कंदर मिर्जा को जो जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, वो खुद बंगाली थे, इमरजेंसी लगाई और अयूब खान को जो आर्मी के हेड थे उनको बुलाया कि आप हालात सही करें, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान में बड़ी जोर और शोर से तहरीक चल रही थी, गिराव जलाव हो रहा था। तो इमरजेंसी लगाई 1957 में। और उस वक्त जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे प्राइम मिनिस्टर, मैं कल आपको नाम मेरा जहन में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरा वो नाम फिर मैंने देखा कि क्या नाम था, तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर आज़म थे। बहुत कॉम्पिटेंट सियासतदान थे, बैरिस्टर थे और पाकिस्तान बनने से पहले वो चीफ मिनिस्टर भी रहे मशरक़ी बंगाल के। तो उनको, वो वज़ीर आज़म थे, उनको सैक किया गया, हुकूमत सैक की। इमरजेंसी के बाद अयूब खान ने, इस्कंदर मिर्जा को भी निकाल दिया गया और उनको मुल्क से बाहर भेज दिया, मुल्क बदर कर दिया गया। लोग कहते हैं कि खुद चले गए। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वो मुल्क छोड़ के चले गए लंदन, वहीं पर ही उनका इंतकाल हुआ और उनकी फैमिली अभी भी वहाँ आबाद है। इसी तरह से हुसैन सोहरावर्दी पे भी फोर्स किया गया और इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि वो खुद मुल्क छोड़ के गए या उनको निकाल दिया गया। लेकिन बहरहाल उनकी जो वफात हुई वो लबनान में हुई 1963 में। ये वो काबिल लोग थे। तो उसके बाद में ये कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई गई। उसके बाद फिर भुट्टो का दौर आया। भुट्टो जब पावर में आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई। उसके बाद में भुट्टो साहब के बाद आप देखें कि ये इनकी भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी थी, वो भी बाद में तोड़ी गई जब वो पावर में आ गया भुट्टो, और उसको एक कत्ल का मुकदमा में एक वादा माफ गवाह बनाया गया महमूद मसूद को, और भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया क्योंकि वो भी बहुत राइज कर रहे थे और इंटरनेशनल उनको पॉपुलैरिटी मिल रही थी। भुट्टो के बहुत से कारनामे हैं पाकिस्तान को अलग करने में, उनका हाथ था, लेकिन वो मोहरे थे याह्या खान के। तो जब आप लीडर बनते हैं तो फिर आपको अपना करना चाहिए ना, लेकिन बेबस थे वो, क्योंकि उनको लाने वाली फौज थी। तो उन्होंने वो किया जो याह्या खान चाह रहा था, क्योंकि फौज नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश के पास जो है वो रूलिंग पावर हो, वो पावर करे, वो रूल करें पाकिस्तान के ऊपर। तो भुट्टो को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में फिर भुट्टो के प्रॉब्लम हुए पैदा याह्या खान के साथ, अयूब खान के साथ, और कन्वेंशन मुस्लिम लीग छोड़ के भुट्टो ने फिर अपनी पार्टी बना ली। उसके बाद देखें वक्त के साथ साथ फिर इस पार्टी में भी कितनी दरारें पड़ी, और ये देखें 1 2 3 4 5 6 पीपल्स पार्टीज हैं जो अभी कुछ गुमनामी में चली गई और कुछ अभी भी कायम है। और फिर जरदारी ने आके उस पर कब्जा कर लिया। वो भी पीपल्स पार्टी कहते हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी है नहीं। वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हुई, उसके बाद में फिर पता नहीं कब पीपल्स पार्टी बन गई, लेकिन बेसिकली वो जरदारी की पार्टी है। उसकी इसी तरह से सिंध में ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा था, लेकिन जो नाफिज किया गया वो याह्या खान ने 1970 में कोटा सिस्टम नाफिज किया, जिसमें सिंध के शहरी इलाकों को, कराची, हैदराबाद, सक्खर को 40% और बाकी को 60% कोटा दिया गया सरकारी नौकरियों में, फेडरल में और प्रोविंशियल में, और जो प्रोफेशनल तालीमी इदारे हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनको डोमिसाइल की बुनियाद पे डोमिसाइल इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो एक तरह से डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड एंड रूल का फार्मूला जो है ना, ये किया गया। और ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये है कोटा सिस्टम। ये याह्या खान ने 70s में नाफिज किया। फिर जब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जब वो उन्होंने जमहूरी निज़ाम में आए और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, उससे पहले प्रेसिडेंट थे और उससे पहले वो चार्ज लिया उन्होंने याह्या खान से सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का,
तो 1974 में उन्होंने पार्लियामेंट में आकर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और कोटा सिस्टम नाफिज किया 1974 में, जिसके तहत जो है वो बरकरार रखा, जो याह्या खान ने नाफिज किया था बेसिकली। और फिर वो, ये मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था 3 मार्च 2012 में, जो यहाँ पर पब्लिश भी हुआ और न्यूजीलैंड के एक पेपर ने भी इसको किया। वो आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल ये इस पे मौजूद है 3 मार्च का। इसमें बड़ी तफसील है कोटा सिस्टम की। ये कोटा सिस्टम भी तोहफा था क्योंकि उसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया और फिर जो भी हुकूमत आई उसने उस कोटा सिस्टम को बनाया, आगे बढ़ाया, क्योंकि सिंध के जो शहरी इलाकों के जो लोग हैं, जिन्हें उर्दू स्पीकिंग कहते हैं या महाजिर कहते हैं, जो माइग्रेटेड कम्युनिटी है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, और उनके बहुत ज़्यादा उनके ब्यूरोक्रेट्स भी थे, CSPs ऑफिसर्स थे, उनके हाथ में पावर था, और ये बात फौज को बर्दाश्त नहीं थी और उनकी बैकिंग थी जब भुट्टो ने पार्लियामेंट से पास कराया, और आज भी है। उसके बाद में ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट आई, उसको फिर बढ़ा दिया गया, और फिर जितनी गवर्नमेंट आई, इवन मुशर्रफ की भी गवर्नमेंट आई, उसको बढ़ाया गया। तो फिर जब ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट आई तो पीपल्स पार्टी क्रैश करने के लिए एक यंग पार्टी बनी थी नौजवानों की, जो पहले तो वो कराची यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट फेडरेशन। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था, सिंध यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब ये कायम हुई और मेरी इंटरेक्शन भी हुई जो ये पार्टी बनाने वाले थे अल्ताफ हुसैन वगैरह से, लेकिन हम उनके साथ नहीं गए क्योंकि हमारा जो सिर्फ बात थी वो कोटा सिस्टम खत्म करने की थी, बाकी सिंध में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उर्दू स्पीकिंग और जो मकामी सिंधी स्पीकिंग है वो बड़े खुश रह रहे थे एक दूसरे के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक दूसरे की इज्जत करते थे। लेकिन ये सियासत डिवाइड एंड रूल फौज ने शुरू किया और भुट्टो की मदद से वो नाफिज किया, जो आज भी नाफिज है। तो ये कोटा सिस्टम, अब आप मैं बता रहा हूँ कि फौज के कारनामे ये नए नहीं है, ये आज भी वो है, उसको फिर बढ़ाया गया। मुशर्रफ साहब ने भी बढ़ाया। मुशर्रफ साहब का ताल्लुक भी हालांकि सिंध के शहरी इलाके से था, कराची से था, उन्होंने मजीद एक्सटेंशन दी। और फिर फौज ने वो जो स्टूडेंट तहरीक थी उसको फिर अल्ताफ हुसैन को कहा कि आप इसको सियासी पार्टी बनाएं, और फिर वो मुत्तहिदा कौमी महाजिर कौमी मूवमेंट बनाई। महाजिर कौमी मूवमेंट बना के उनको कहा इलेक्शन में हिस्सा लो। बहुत सारे जो नजरियाती स्टूडेंट थे जो हमारे ऐसे, वो छोड़ गए कि भाई हम तो ये, हमारा कोई मकसद नहीं कि पाकिस्तान की सियासत में जाएं, और ना हमारी इतनी बड़ी कोई तादाद है, हम तो 15% हैं अभी, मैक्सिमम 17-18% होंगे पाकिस्तान के, तो ये हिमाकत है, ना हमारा ये एजेंडा था। तो बहुत सारे जो समझदार स्टूडेंट्स है उस जमाने में, उन्होंने छोड़ दिया, और बाकी अल्ताफ हुसैन, वो होता है एक नजर आता है कुर्सी, और आगे तो फिर जो कुछ जहन इतने जिनके नहीं होते वो छोड़ देते हैं, और फिर वो उसको उस एजेंडे पे चलते हैं। तो फौज का ज़िया-उल-हक का पूरा साथ था। मैंने खुद देखा कि माशाल्लाह की गवर्नमेंट थी, ज़िया-उल-हक की पीपल्स पार्टी पे पूरी बैन थी, लेकिन MQM के मुत्तहिदा महाजिर कौमी मूवमेंट के जलसे हो रहे थे कराची में, हैदराबाद में, और फिर उसके पीछे फौज के ट्रक भी उनकी पैरा चौकीदारी देते थे। उसके बाद में फिर वो उनको कहा कि आप मेन स्ट्रीम में आए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, और फिर उनमें झगड़े हुए आपस में, फिर वो एक और उसका विंग बना दिया फौज ने, पूरी फौज ने उसको डिवाइड किया, जिस तरह से अब डिवाइड कर रहे हैं, और फिर महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी बनी, और फिर एक महाजिर इत्तेहाद तहरीक बनी, और फिर पाक सरजमीन पार्टी बनी, जो अब दोबारा जम हो गई। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्टियां MQM की बनी, और इसमें भी सारा फौज का किरदार है। अब फिर आ जाए इमरान खान की पार्टी, जो है इमरान खान का कोई जब पार्टी बनाई तो उनका कोई फौज का पीछे बैकिंग नहीं थी, ना फौज ने बनवाई पार्टी, वो अपनी मदद से आए, और ये पहली पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान के बाद, अवामी पार्टी के बाद, जिन्होंने अपनी सियासत में आके एक पार्टी क्रिएट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI जिसे कहा जाता है, और फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 20-22 साल में खड़े रहे अपनी जगह पे, और एक जगह बना ली। आज आपको PTI के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद में फिर फौज ने कोशिश की लोगों को तोड़ने की, और फिर एक वो गुललाई के नाम से इनकी एक रुकन थी, फ्रंट रो में आती थी, उसको अलग अलग किया गया, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान पे, और उसने अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलराई पार्टी बनाई, और वो 4 दिन भी नहीं चली, वो पार्टी फ्लॉप हो गई। इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसको 1 वोट मिला, उसका अपना, सिर्फ घर वालों ने वोट नहीं दिए। उसके बाद में अब वही सिलसिला हो रहा है जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, जो PP जो मुस्लिम नून के साथ 10-12 पार्टियां बन गई बाद में, और MQM के साथ हुआ। अब फौज जो है वो डिवाइड करके एक और पार्टी बना रही है, और वो जो ये जो एक प्रोफेशनल किस्म के जो है
सियासत में जो रोल प्ले कर रहा है, जिनका बिजनेस है कि जो पार्टी आ रही है, और ये फौज के सारे टट्टू हैं, ये सलाम करते हैं फौज को, और जब फौज कहती है उस पार्टी में चले जाओ तो ये चले जाते हैं। तो ये इसी तरह से अभी हुआ कि तहरीक इंसाफ के जो फ्रंट और सेकंड रो के जो लीडर थे, उनको बस एक बुला के 2-4 मिनट की ब्रीफिंग दी कि आप पार्टी छोड़ के नई पार्टी में जाओ, और वो लोग जो इमरान खान के साथ खड़े थे, उनके तहत पाकिस्तान तहरीक क्या मुझे नाम भी नहीं आ रहा है क्योंकि नई बनी है ये, तहरीक इस्तेहकाम पार्टी। तो वो तहरीक इस्तेहकाम जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई फौरन ही, और अब वो जो है फ्लॉप हो गया है तकरीबन। वो जो फौज का ये एक प्रोग्राम था कि एक और पार्टी को खड़ा किया है, जो हमेशा से करते आ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली बात। और उसके अलावा फिर दूसरी पार्टियां जहाँ लिस्ट देखें आप अलग अलग, और ये तो आधी हैं जो मैंने लिस्ट की हैं, बहुत ज्यादा और भी पार्टियां हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप जाके देखें गूगल पे भी आपको लिस्ट ऑफ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगी, जो ज्यादातर ये वो पार्टियां हैं जो फौज ने बनवाई, या फिर वो लोगों ने जो जब पार्टी खत्म हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। जैसे लगारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी रहा, पीपल्स पार्टी में था, उसने अपनी एक मिल्लत पार्टी बनाई, नाम भी आप लोगों को शायद नहीं पता हो बहुतों को, और वो पार्टी वो 2-3 हफ्ते भी नहीं चली, बंद हो गई। और बहुत सी पार्टियां ऐसी जो बनाई गई नहीं चली, लेकिन मेन जो पार्टीज जिसको जो जो पाकिस्तान में पॉपुलर रही, और उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप, तो ये 2 पार्टियां फौज की पैदावार हैं, फौज इनको लेके आई है, और अभी तक उनका किरदार वही है। 2 दफा नवाज शरीफ को लाया गया पावर में, और आप ये देखें हमारी कौम कितनी उनका शऊर देखें आप, और फिर हमारी कौम जो है वो इल्जाम देती है कि ये मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हालात सही होंगे। ये चोर उचक्कों को वोट देते आए ये। नवाज शरीफ को 2 दफा पहले जब प्राइम मिनिस्टर बने तो किस लिए निकाला उनको बताएं? किस लिए निकाला? करप्शन के चार्जेस पे, बदनवानी के चार्जेस पे, पहली दफा भी, फिर दोबारा वोट दे दिए। मतलब कौम के लिए कोई ये बदगुमानी और ये सब कोई चीज ही नहीं है, और फिर रोते भी रहते हैं कि मुल्क का पैसा कहाँ गया, कैसे लेके चले गए फलाना। अरे भाई तुम उनको वोट देते रहे हो, बेनजीर आई पावर में। अच्छा नवाज शरीफ जो है वो उसको 2013 में वो आया, 2017 में उसको उतार दिया गया, 5 साल पूरे नहीं हुए। क्यों? कि नवाज शरीफ की जब ऊपर जाने लगा वो, तो फिर फौज को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जो जो गलत काम होते हैं उनके अंजाम गलत ही होते हैं, और ये गलत काम करता है। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ है? पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में आवाम की सही तर्जुमान पार्टियों को फौज ने आने ही नहीं दिया पावर में, और अपनी पावर में रहे वो। तो फिर इसके ऐसे जो किराए के टट्टू हैं, जिनकी जो ना कोई सियासी बैकग्राउंड था, ये एक बड़े बिजनेस का भी नहीं, छोटे मोटे लोहार थे ये लोग, इनको ऊपर लेके आया। इनका फादर जो था मियाँ शरीफ, वो बहुत एक चमचागिरी करने वाला शख्स था वो, और उसके बाद में जनाब वो ज़ावला की चमचागिरी की। पहले ये कॉमर्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया लाहौर में, फिर उसको वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया पंजाब का, उसके बाद प्रेसिडेंट बना दिया फौरन ही। कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, तो खाना खराब तो करना था ना। तो करप्शन किया, खूब लूट मार की, अपने मिल बनाए, सब बनाए, आप सबको पता है। और फिर उसके बाद में उसको सैक कर दिया गया, और उसको सैक कर दिया जब, तो बेनजीर को ले आए। अब बेनजीर जो है उसने जब आया तो उसकी शोर बेनजीर को कब लेकर आए? ये बेनजीर को लेकर आए हैं 1993 में, नवाज शरीफ के बाद। तो बेनजीर ठीक है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, और पॉलिटिकल सेंस जानती थी, बात करना जानती थी, मशहूर थी दुनिया में, पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थी। तो उससे उम्मीदें हुई लोगों को कि भई ये एक पॉलिटिशियन आई है भुट्टो की जैसे, इसमें जीन्स में है इसकी सियासत, तो ये मुल्क को आगे लेके जाएगी। लेकिन उसके हस्बैंड को फुल मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और इस तरह की वज़ारतें दी गई, जहाँ पर खुल के उन्होंने जो है वो पैसा कमाया, और फिर वो पार्टी को जो है निकालना पड़ा। हालाँकि जो प्रेज़िडेंट थे फ़ारूक लगारी, वो पीपल्स पार्टी में थे। उन्होंने फिर वो फ़ौज ने फिर लगारी पे ज़ोर डाला और बेनज़ीर को सैक कर दिया गया, और फिर भुट्टो को वो फिर ज़रदारी को लेके आया गया। जब पहली दफ़ा भुट्टो ज़रदारी को करप्शन के इल्ज़ाम हुए, उस पे उसको अंदर किया गया करप्शन के चार्जेस में। बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की गई लगारी साहब के ज़रिए, और जो है 3-1 साल भी हुकूमत नहीं चली। फिर नवाज शरीफ को दोबारा पावर में लाया गया, और फिर वही करप्शन चली।
फिर उसके बाद में दोबारा बेनज़ीर को लाया गया और ये सारा फौज ये करती रही कि जो ऊपर थोड़ा से ये लोग आने लगे, हालाँकि करप्शन थी, बहुत था, लेकिन फिर दूसरे को तो ये गेम चल रहा था कि नवाज़ शरीफ बेनज़ीर, बेनज़ीर नवाज़ शरीफ और करप्शन चार्जेस में गवर्नमेंट खत्म हो रही थी। लोगों को पता है ये, फिर भी वोट डाल रहे थे, फिर भी ले आए पावर में। और नवाज़ शरीफ बेसिकली अगर आप जाके रिसर्च करें, वो इंडिया के एजेंडे पे चल रहा था। इंडिया की वो अभी भी उसकी अरबों रुपए की या डॉलर की उसकी इन्वेस्टमेंट है भारत में, इसलिए भारत के खिलाफ बात नहीं करता है वो। और ये सीक्रेट सारी इन्वेस्टमेंट है जो दूसरों के नाम पे की हुई है, तो इसलिए वो कश्मीर का प्रोग्राम बंद कराया इसने। यही चीज भुट्टो साहब ने की कि वो जो कॉन्फ्रेंस की कश्मीर के ऊपर उन्होंने डील की इंदिरा गांधी से, और कश्मीर का जो कॉज है उसको ठेस पहुंचाया है, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था कि अक़वाम मुत्तहिदा के में जो करारदाद पास हुई है, रेफरेंडम कराया जाएगा, प्लेबिसाइड होगा, उसको चेंज करके जब माहिदा किया भुट्टो ने इंदिरा गांधी के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि हम दो तरफा बातचीत से हल करेंगे, और वो डेड हो गया मसला। उसके बाद में नवाज शरीफ साहब आए और बेनज़ीर साहब आई, इन्होंने उसको पेंडिंग में रख दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक मुझे वाकया याद आ गया। जरदारी साहब जो है वो मिनिस्टर थे और बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी। यहाँ पर आए वो किसी विजिट के ऊपर, और उसमें यहाँ के मिनिस्टर सेनेटर्स वगैरह भी थे। मुझे एक सेनेटर जो रिटायर हो गया, वो बहुत काबिल हैं और बहुत वो नज़र रखते हैं दुनिया की सियासत पे भी, और उन्होंने बजाया मुझे खुद। उन्होंने कहा, और वो हुआ ये कि मैं ऑफिस जा रहा था, हम ज़्यादातर सिटी में जॉब होती है तो ट्रेन यूज़ करते हैं, मैं ट्रेन में, तो मुझे एक मैसेज आया उन सेनेटर का। उन्होंने कहा कि सैयद, मुझे कहते हैं कि सैयद, इज दैट आसिफ जरदारी इज द सेम हु इज द हस्बैंड ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। और ये जब की बात है जबकि इनको सदर बनाया गया, और सारी पार्लियामेंट में मेजोरिटी ने इनको सदर बनाया। और ये देखें, इसको जरदारी को सदर बनाया, 702 में से 481 वोट पे लेकर इनको सदर बनाया गया 2008 में। तो इसी कौम के नुमाइंदों ने जरदारी को सदर बनाया, और जिसमें वो लोग भी, पार्टियां भी शामिल थी जो विक्टिमाइज हुई थी, जैसे एमक्यूएम कोटा सिस्टम की वजह से विक्टिमाइज हुई थी और जरदारी को वोट दिया। तो और फिर ये 5 साल वो सदर रहे, 5 साल इन्होंने सदर रहे, और जब जरदारी सदर था तो वजीर आज़म कौन था? नवाज शरीफ। तो ये अभी गठजोड़ नहीं चल रहा है, ये तो गठजोड़ पहले से चल रहा है ये। अब लोग बात करते हैं कि ये पीडीएम, ये तो पहले कर चुके हैं। ये क्यों? इनके मफादात मुश्तरक हैं, ये सब फ्रॉडी हैं, ये सब पैसा कमाने वाले हैं, सबने मनी लॉन्ड्रिंग की है, सबने बाहर इन्वेस्टमेंट की है, सबकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। जब मैं सबकी कह रहा हूं तो मैं इन दो पर्टिकुलर पार्टीज की बात कर रहा हूँ। प्योर पार्टीज ने भी कमाए हैं पैसे, ये जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज बनाई और बाहर बैठे हुए हैं। तो वो उन्होंने, सेनेटर ने मुझे कहा, तो मैंने क्या उस पर फिर वो मुझे टेक्स्ट मैसेज किया, तो मैंने कहा यस ही इज द सेम। तो बात खत्म हो गई। शाम को फिर तो मैंने उनको लिखा कि एक्चुअली यू कैन कॉल मी, आई एम गोइंग टू वर्क नाउ, सो यू कैन कॉल मी इन द इवनिंग इफ यू नीड टू नो मोर अबाउट दिस। उन्होंने खैर मुझे फिर रात को फोन किया, तो मुझे कहा सही, सॉरी अबाउट दैट, आई रियलाइज दैट यू मस्ट बी एट द जॉब और समथिंग। नो, आई वाज गोइंग टू, आई वाज इन द ट्रेन एंड आई वाज गोइंग फॉर वर्क। तो फिर बातचीत हुई, तो उसने कहा कि मैं पार्लियामेंट में था, हमारा इजलास चल रहा था, ब्रेक हुआ, तो मुझे मेरे कुलीग सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट पता है कौन बना है? तो मैंने कहा कौन है? कह रहा है वो जरदारी, याद है उसका वाकया जो उसने हमसे बात की थी? तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो नहीं। तो इन सेनेटर ने कहा कि मैंने उससे शर्त लगा ली कि वो नहीं हो सकता, उसको कैसे वहाँ के लोग सदर बनाएंगे, वो तो करप्ट आदमी है, 10% तो मशहूर है दुनिया में वो। तो इन साहब ने कहा कि मैंने कंफर्म किया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से, पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडर से, वही है। तो वी वर शॉक्ड। और उन्होंने वाकया बताया कि जब ये यहाँ पर आए तो एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो डिनर था, वो अटेंड कर रहे थे, तो ये भी बैठे थे और उसके साथ में मिनिस्टर बैठा हुआ था नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के। तो जरदारी साहब अपनी बयान छोड़ के उसके पास आए, ये वाकया उन्होंने खुद मुझे बताया, और वहाँ आके मिनिस्टर से कह रहे कि हेलो सर, हाउ आर यू, माय नेम इज आसिफ जरदारी, आई एम द हस्बैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो। उसने कहा नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू गोइंग। उन्होंने चेयर दे दी कि हैव अ सीट, तो ये बैठ गए। तो इसने जनाब फौरन ही इसने
bluntly उसको कहा, and that's what he told me, that person, that senator told me that he was so blunt. उसने ज़्यादा बात नहीं कहता है, I have an offer for you and it's a very good offer. I understand you are the Minister of Natural Resources and you are, is under your portfolio. We are looking for a company for the exploration project. It's $1 billion project in Pakistan, Balochistan, and we have identified a party, a company here in Australia, and we want to make a deal with them. So if you approve them and get them whatever the documentation required to work in overseas in Pakistan, so I can give you 10% of that project, and I can deposit straight away in your nominated bank anywhere in the world. तो कह रहे हैं जितने हम लोग कोई 7-8 लोग थे उस टेबल के ऊपर, राउंड टेबल पे जो खाने डिनर की टेबल थी, we were all shocked. How come a person, a minister came and straight away give us a deal? तो वो मुस्कुराए जो सेनेटर थे, और ये साथ बैठे हुए थे जो जिन सेनेटर ने मुझे बताया, वो कहते हैं और smiled and he said, look, this is Australia, we don't do these things, and this is not in our hand as well. If there is a project or something and any company interested to work on that project overseas, and there is a rule regulation, and they will go through the process. So you should also go follow the process, and the company must know what they have to do. तो कहता है कि उसने कहा कि he refused, and then we came to know, and we were shocked. We were talking after that. Then he said, "Okay, I'm going," and he उठ के वापस अपनी टेबल पे आके बैठ गया जरदारी। और फिर हम कहते 15-20 मिनट बातें करते रहे कि इस मुल्क का क्या होगा, ये प्रेसिडेंट है बन गया। जब ये प्रेसिडेंट बना, लेकिन ये बात हो रही थी जब वो मिनिस्टर था पहले, वो उनकी बता रहे थे वाकया कि वो शौक हो गए कि वही आदमी जो ऑफर कर रहा था हमें 10% प्रोजेक्ट लेने के लिए, अपनी उनकी कंपनी को देने के लिए, और फिर कंपनी से भी कर लेता कमीशन। तो अरबों डॉलर इन्होंने कमाया जरदारी ने। जब वो पहली दफा मिनिस्टर बना, दोबारा फिर आया, फिर कमाया, और फिर उस पर केसेस नवाज शरीफ ने किए क्योंकि वो अपोजिशन में थे, इसके लिए वो जेल में रहा, जो और 10-12 साल उसने जेल काटी। तो उसने जेल कोई सियासी वर्कर के तौर पे या लीडर के तौर पे नहीं काटी, कोई सियासी सजाएं नहीं थी, वो क्रिमिनल, वो क्राइम के ऊपर बेस थी सियासत, जो किए थे काम उस पे थी वो सारी सजाएं। तो इसी कौम ने और उनके तर्जुमानों ने जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उसको 5 साल की सदर बनाया। तो क्यों रोते हो आप लोग? फिर यही होना चाहिए ना आपके साथ। और एक आदमी जो मुहिब वतन है, जिसका कोई केसेस नहीं है, इमरान खान पे सियासत में आने से पहले और आज तक कोई क्राइम का केस नहीं है, वरना ये लेके बैठे होते उसको कोर्ट में। इस बात को मानते हैं ना आप लोग? लेकिन फिर भी आपने बहस करनी है, बात नहीं करनी है, नवाज शरीफ आ जाएगा, उसको ला रहे हैं, इसको ला रहे हैं, और यही हमारा करप्ट मीडिया है, सारा करप्ट मीडिया है। ये वही बकवास करते हैं, ये स्टडी नहीं करते, ये जाके रिसर्च नहीं करते। मैं तो खैर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, और मैं जो भी टाइम होता है, मेरे और भी अपने एरियाज हैं जिसमें मैं काम करता हूँ, सहाफत में, या एज ए कॉलम राइटर या एज ए तज्जिया निगार। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ज़ाहिर है हम दूर से बैठ के देखते हैं, लेकिन इन चीज़ों का, बहुत सी चीज़ों का तो मैं खुद यानी शाहिद हूँ। जब मैं पाकिस्तान में था, जो हमने देखी इनकी सिस्टम, कोर्ट सिस्टम से मैं खुद विक्टिमाइज हुआ। ना कोर्ट सिस्टम से सिंधी स्पीकिंग को फायदा हुआ जो देही इलाकों में रहते हैं, और ना शहरी इलाकों में रहने का फायदा हुआ। आज भी सिंध के शहरों में आप देखें कि क्या भूख से लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना घर है, ना तालीम है, कुछ भी नहीं है लोगों के पास, और उनके नाम पे पैसा खाया। और शहर वालों को कोर्ट सिस्टम के नाम पे उनको ब्लॉक किया गया। आज पूरा सिंध तबाह कर दिया उन्होंने, चाहे वो कराची हो, चाहे लड़काना हो, चाहे नवाबशाह हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे सक्खर हो, चाहे मीरपुर खास हो, सब तबाह कर दिए हैं। लोग परेशान हैं। लेकिन आप सिंध में चले जाएं, वोट किसको दोगे? साईं भुट्टो को। भुट्टो आज भी जिंदा है। शहर में चले जाएं, किसको वोट दोगे आप? वो अल्ताफ भाई को, एमकेएम को। क्यों? हमारी पार्टी में, हमारी कौम का है। ये चीजें इंड्यूस की गई हैं हमारी कौम में, और यही हाल दूसरे सूबों में भी है। पंजाब बचा हुआ था, लेकिन पंजाब में खामोश थे लोग, क्योंकि फौज की हुकूमत थी, और फौज के ज़ाहिर है कि पंजाब से ज़्यादा ताल्लुक है। आज अब पंजाब की जो नई नस्लें खड़ी हुई है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें नज़र आ गई। आज पाकिस्तान का नौजवान, खासकर पंजाब का नौजवान जानता है, समझ गया है, पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है कि मुजीबर रहमान कौन था, बांग्लादेश कैसे बना,
कौन उसमें शामिल थे, फौज का क्या किरदार था। तो अब वो 70 साल में जो हुआ वो आज पाकिस्तान की नई नस्ल जानती है, और जो पुराने लोग हैं वो अभी भी उसी बैठे हुए धुन में उसमें। आज अगर नवाज शरीफ को जेल हुई, उसको बाहर निकाला, किसने निकाला? अब सबको पता है, भाजपा ने निकाला। ये है इनके क्राइम्स, इनकी ये क्राइम्स हैं। एक अगर करप्शन में इन्वॉल्व हो तो उसको दूसरे जो करप्ट इंसान है वो उसको डिफेंड करेगा ताकि हम पावर बन जाएं। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये पूरा माफिया है, एक माफिया है। एक जज साहब ने भी कहा था जब ये पनामा के केस चल रहे थे कि ये सिसिलियन माफिया है। ये उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फौज और उनके लाए गए सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स जो हराम खा रहे हैं, बैठ के रिश्वत कर रहे हैं, और करप्ट मीडिया के लोग जो मीडिया ऑनर बन गए हैं, अरबपति हैं, उनके अपने कारोबार हैं, किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, किसी की बाहर इन्वेस्टमेंट है। ये मीडिया मालिकान है, अरबपति हैं। यहाँ पर तो जो जर्नलिस्ट है उसको तनख्वाह पे गुजारा होता है बस। मिलियनर है ये जो एंकर बने हैं, जो कुछ नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। दो आदमी को इधर से दो आदमी को इधर बढ़ा के बात कर ली, अच्छा जी ये बात कर रहे हैं, इन्होंने तो कह दिया, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? ये करते हैं घंटे का प्रोग्राम, और लोग जो हैं वो उसको एज ए एंटरटेनमेंट लेकर देखते हैं। जिनको ड्रामे देखने से जो भी ज्यादा मजा आता है लड़ाई झगड़ों में दूसरों की, और वो उसका कोई किसी बेनिफिट में नहीं होता। वो कोई डिस्कस नहीं है, कुछ नहीं है, अवाम के मुफाद में कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। पिछले 1.5 साल में मुझे बताएं किसी अवाम के मामले के ऊपर पार्लियामेंट में बहस हुई है, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट की पीडीएम जो बनाई फौज ने वो, और इमरान खान की लड़ाई, बस दैट्स इट। किस तरह से इमरान खान को अंदर करना है, 1.5 साल से इस चक्कर में लगे हुए, अभी भी लगे हुए। मुल्क की ऐसी तैसी हो गई। तो भाई ये इसमें अवाम शामिल है। आपने खुद करप्ट हुक्मरानों को लेकर आए हो, या आप नहीं लेके आए हो तो आपके तर्जुमान लेकर आए, जो पार्लियामेंट में जाके जिनको आपने वोट दिए हैं, और वो उनके पीछे फौज है। तो आपने कैसे बर्दाश्त किया? जान देने से आप डरते हो। मैं बात कर रहा हूं मेजोरिटी के अवाम की। कुछ लोग हैं आज भी खड़े हुए हैं, लेकिन कितने लोग हैं? वो सैकड़ों में होंगे, वो हजारों में भी नहीं है, जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। हर दौर में खड़े हुए हैं वैसे लोग। तो क्या होता है, जब मुल्क छोड़कर चले आते हैं, बाहर बैठ के चिल्लाते रहते हैं, फिर चले आते हैं दुनिया से, इस तरह से ही। तो आज जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो कसूरवार है वो अवाम है, जो पिछले 70 सालों से उन पार्टीज को पावर में लाती रही है जिनको इंट्रोड्यूस फौज नहीं किया, और फौज अपना उनके साथ मिल के खाती रही है। आज इमरान खान ने ये एक्सपोज कर दी चीज ये। तो बात सारी ये है कि इमरान खान के पीछे इसलिए लगे हुए हैं अब कि उसने ये एक्सपोज कर दिया है, और उसको एक्सपोज करने में आसानी ये हुई कि दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया आ गया है, गूगल है और दूसरे रिसर्च इंजन है। आप जाएं किसी का भी टाइप करें, आपको स्टोरी मिल जाती है। उसमें कुछ फेक भी होती है, लेकिन मेजोरिटी में तो फैक्ट्स भी हैं, हिस्टोरिकल चीजें मिल जाती हैं, पढ़ लें आप। आज का नौजवान पाकिस्तान का पढ़ रहा है, इसलिए वो खिलाफ है, इसलिए वो इमरान खान को लाना चाहते हैं। मैं पीटीआई में नहीं हूं, तो मैंने जब वोट डालना, जब सोचूंगा कौन सही है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है उस पर फैसला करूंगा। मेरा काम ये है बहैसियत एक तजिया निगार, एक सहाफ़ी और एक कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तानी, कि मैं लोगों को सच बताऊं, जितना बता सकता हूं, और जितनी मेहनत करके वो चीजें निकालूं। थोड़ी बहुत कभी कभी चीजें मुझे याद नहीं रहती, तो जब व्लॉग कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ, तो नाम याद नहीं आते मुझे उस वक्त। तो और फिर एक मोड में होता है, एक ज़ाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन भी है, अफ़सोस भी है। सोचते हैं रात को बैठ के कि हमारे माँ-बाप ने ये मुल्क बनाया था, हम तो वापस जाने के काबिल भी नहीं रहे। हमारे माँ-बाप ने अपने सारा सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए और वापस गए ही नहीं हिंदुस्तान। सब छोड़ के आ गए, अपनी रस्म-व-रिवाज और ज़बान और कल्चर और खाना-पीना सब कुछ नए हिस्से से शुरू किया, मुल्क को बनाया। और जब उनकी औलाद बड़ी हुई तो वो खुद ऐसे हालात हो गए कि वो रह ही नहीं सकती उस मुल्क में। हमें छोड़ के पाकिस्तान से यहाँ आना पड़ा, और हमारी औलाद अब पाकिस्तान कैसे जाएंगे? हम खुद नहीं आ सकते। मैं खुद जाऊं तो हो सकता है मुझे एयरपोर्ट से उठा लें। तो मैं ये कर रहा हूँ, हकीकत बात है। तो ये जा रही हैं सारी बातें, थ्रेट तो आ रही हैं।
तो बात सारी ये है कि लेकिन कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? खड़ा होना पड़ेगा। अब सवाल ये है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये पार्टियां बनी हर दौर में। अभी भी वही फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब वो फार्मूला यूं नहीं चलेगा कि अब दुनिया बदल गई है, नई नस्ल बड़ी हो गई है। जो 80 की दहाई में पैदा हुए, आज वो 40 40s में है, और उससे पहले जो 70 में पैदा हुए वो 50 में है। तो वो सब उन्होंने देखा है, या वो पढ़ लेते हैं आराम से मोबाइल पे जाके। तो नई नस्ल को खड़ा होना पड़ेगा, अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। लोग मरेंगे, आपको खून देकर एक दफा और कुर्बानी देनी पड़ेगी, जैसे पाकिस्तान बनाने में दी थी, क्योंकि आपने एक माफिया को खत्म करना है। उस माफिया में कौन है? ये करप्ट लीडर हैं सारे। उस माफिया में कौन है? ये फौज है सारी। उस माफिया में कौन है? ये आपकी एजेंसीज हैं सारी, जो फौज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फौज की पार्ट हैं, ब्रांचेस हैं। उस फौज में, उसमें कौन है? उसमें ये करप्ट पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। उसमें कौन है? ये ब्यूरोक्रेसी अफसर हैं जो मिलियनर हैं, 20-21 ग्रेड के, 22 ग्रेड के हैं ऑफिसर, मिलियनर। उनके जायदादें बनी हुई है बाहर। या फिर ये मीडिया टाइकून बने हुए हैं, जिनको कोई रिसर्च नहीं है, कोई पता नहीं है, करप्ट किस्म के लोगों को बिठा के टॉक शोज करवाते हैं और उनकी तारीफें करते हैं। और आज आप देखें, दुनिया में आपने देखा है ऐसा? मैं कहता हूं कि इतने बेगैरती है, इतने बेजमीर हैं कि उन पे पाबंदी लगाई कि आप इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते हैं, फिर भी प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आपको शर्म होती है इस मीडिया को, पाकिस्तान के, और ये जो मीडिया ओनर्स हैं, क्योंकि जो मीडिया ओनर्स हैं वो साफी, उनमें सहाफत है ही नहीं, ना विजन है, वो कारोबार कर रहे हैं। तो फिर वो इस तरह के, जिनके पाकिस्तान के जबान में कहा जाता है लिफाफी, वो पैसा कमा रहे हैं, तो उन्होंने सहाफत को पैसा कमाने का जरिया बनाया है। अफसोस इस बात का होता है। मैंने सारी जिंदगी प्रोफेशनली, मेरे आईटी से मेरा ताल्लुक है, मैंने आईटी में डिग्री ली, मैंने मास्टर किया 1979 में और टॉप किया, और उस बेस पे मुझे जॉब मिली। सारी जिंदगी मैंने आईटी में सर्व किया, बहुत पैसे कमाए मैंने। लेकिन मैं, एक पैशन था, मैं हमेशा मीडिया में काम करता रहा हूँ, मेरी कुछ फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, और मैं पाकिस्तान को स्टडी करता रहा हूँ। तो मैं पिछले 40 साल से लिख रहा हूँ। मुझे पैसे नहीं कमाने का कोई ये मेरा मकसद है। मैं जो ये व्लॉग करता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमें पाकिस्तान का दर्द है, हमारे खून में, हमारी रगों में वो खून बह रहा है, जो हमारे माँ बाप का है, और वो माँ बाप ने कुर्बानी दी है। इसलिए हम ये अपना कर्जा उतारने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं करता हूँ ये, कि हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, ये चीजें याद रहेंगी। हो सकता है हमारे नई नस्ल को पता चले कि ये हो क्या रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग इसी पे हंसते रहो, बैठ के हंसते हो कि वो देखो इमरान खान को सीधा कर दिया। मैं एक दो महफिल में गया, वहां बातें हो रही थी, अब इमरान खान को पता चलेगा। पहले जब हमारे लोगों को बंद कर रही थी पुलिस, फौज, तो ये चुप थे, अब इनको पता चलेगा। अरे भाई, उस वक्त भी गलत कर रहे थे वो लोग, आज भी गलत कर रहे हैं लोग, और कल तो रहेंगे ही नहीं आप लोग। फिर दोबारा अंग्रेजों से आजादी ली थी कायद आजम ने, उनकी रूह क्या सोचती होगी जो उन्होंने कुर्बानी दी थी, और आप फिर दोबारा उन्हीं के कब्जे में, क्योंकि कब्जा तो उन्हीं का है अभी भी। इस वक्त भी अंग्रेजों का कब्जा है, अमेरिकनों का कब्जा है। आप पूछिए क्यों? इसलिए है कि फौज का कंट्रोल है 75 साल से। फौज को कौन चलाती है? कैसे वो भाग गया यहाँ से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पे, विजिट वीजे पे, और बरतानिया में बैठा हुआ है, और बरतानी गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट नहीं कर, उसको डिपोर्ट नहीं कर रही, एक्सपाइल नहीं कर रही, जबकि पता है कि वो कन्विक्टेड मुजरिम है। किसी भी मुल्क में अगर कोई जुर्म करके कोई भाग जाए किसी मुल्क का शहरी, तो उस पर लाजिम है कि उसको वापस पकड़ के देंगे, भाई तो तुम कन्विक्टेड हो, जेल में था वो। तो आर्मी चीफ ने जाली मेडिकल बना के कोर्ट को दिए, और कोर्ट को बोला ये इसको निकालो इसको, और उसके भाई ने एक इस्लाम दे दिया, क्योंकि सब मिले हुए थे, ये कोर्ट भी मिली हुई थी, अदलिया भी फौज के टेलीफोन के खड़े जाती है, खड़े हो जाते हैं ये कि जी सर बताएं क्या फैसला देना है। तो उसके बाद में उसको 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर कर दिया, और छोटा भाई जो खुद करप्शन में मुलविस है, उस पर केस है, उसको वज़ीर आज़म बना दिया जान करके। तो सारे करप्ट लोगों को लेकर आए ताकि ये जबान नहीं खोल सके। सबकी वीडियोस बनी हुई हैं, सबकी अय्याशियों की वीडियो बनी हुई है, शराब पीते हुए औरतों के साथ, ये वो हर तरह की वीडियो इन करप्ट लोगों की बनाई हुई है। ये करप्ट खानदानी लोग हैं, इनकी नस्लें करप्ट हैं ये, और अवाम बैठ के खामोशी से बैठी हुई कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं करो भाई,
नहीं करो। बेजमीर लोग ऐसे ही होते हैं, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन मेरा खून जलता है कि अवाम 22-23 करोड़ अवाम है, भाई 5% ही निकल जाते हैं शहरों में, तो भी हजारों में बनते। कहाँ हो आप लोग? और इमरान खान के लिए, इमरान खान ने क्या किया है? कोई करप्शन तो बताओ उसके खिलाफ। वो उसने इद्दत में शादी कर ली, वो उसने घड़ी चोरी कर ली, वो उसने ये कर लिया। आप लोगों पे शर्म आनी चाहिए कि जो लोग अरबों डॉलर ले गए पाकिस्तान से और वहां पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई, उन प्रॉपर्टी में बैठ के पाकिस्तान का सौदा हो रहा है। आप लोग देख रहे हो, आपको मीडिया में दिखाया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी दीवाने हो, फिर भी आप इमरान खान के पीछे पड़े हो। यह आखिरी मौका है। मुझे तो उसके बाद बताएं कौन मुझे लीडर नजर आता है जो पाकिस्तान संभालेगा? कोई नहीं संभालेगा। तो ये आखिरी लीडर, ये आखिरी आखिरी इंसान अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूं कि उसको भेजा। और वो एक यूरोपियन स्टाइल प्ले बॉय था पहले, तो खुद कहता है कि हाँ मैं था। अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह ताला जिसको जब चाहे चेंज कर दे, जिससे चाहे वो काम ले ले। बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में रहे, वहीं पढ़ा, वहीं बैरिस्टर बने, और बिल्कुल वो गोरों की तरह रहते थे। उनको उर्दू भी नहीं आती थी, गुजराती भी उनकी जबान थी, थोड़ी बहुत बोलते थे। अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया, फिर उन्होंने मुल्क के लिए जिद्दोजहद की, मुल्क के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना था। किसी मौलवी, मुफ्ती और उलमा और मजहबी जमातों से काम नहीं लिया। इन्होंने तो उसको, उनको कायदे-ए-आज़म की जगह कुफार आजम कह दिया, जो पाकिस्तान में बैठे हुए सियासी पार्टियां बना के। और ये मुफ्ती महमूद का बाप, ये जो फजल रहमान का बाप मुफ्ती महमूद, पार्लियामेंट में खड़ा कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। आज वो डंडा बरदार जुलूस निकाल के जहालत दिखाता है लोग सारी दुनिया में, और पीछे लोग खड़े हुए। तो जब इस तरह की जाहिल कौम हो, इस तरह की बेजमीर कौम हो, और आज भी ये सोच रहे हैं कि भी हमें तो खाने को मिल रहा है ना, जिस तरह भी मिल रहा है, तो बस ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। आपके माँ बाप आपसे ज्यादा बेहतर हालात में थे, आप उनसे खराब हालात में हो, आपकी औलाद आपसे खराब हालात में होगी। ये आप देखते हैं ना, बहुत बहुत गरीब ममालिक जहां पर एड्स के मर्ज हैं, इसलिए कि वहां पर करप्शन है, वहां पर औरतों का सौदा होता है, वहां पर सेक्स उनका एक कारोबार है। वो ऐसे ही नहीं उस जगह पहुंचे हैं। उन्होंने उन्होंने एक महजिब माशरे बनने की तरफ सोचा ही नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप पे भी वक्त आ सकता है। ये भूल जाए सारी चीजें। आप ये खड़े हो, आप आज बड़ी बातें हो रही हैं टॉक शो करके कि भाई, और अगर मैं पाकिस्तान में होता, मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं तो छोड़ देता साहब। भाई ऐसे हम लानत भेजता हूँ ऐसे प्रोग्राम करने पे जहां मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं। आपको शर्म नहीं आती? पूरे मीडिया को कह रहा हूं, ये सब बेगैरत है। ये अगर ये वाकई मैं सहाफत में हूं, मुझे पता है कि एथिक्स क्या होती हैं। बहुत सारे जिंदगी में मुझे 35-40 साल में मौका है यहाँ पर भी, क्योंकि मैं बड़े बड़े इवेंट भी करता हूँ जहां पर मैं बड़े पैसे कमा सकता था। बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देना है? औलाद को पता चलेगी तो मेरी इज्जत करेंगे वो? आज अल्लाह का शुक्र है सुकून से मरेंगे। आप लोग भी सुकून से मरना चाहते हो तो खड़े हो। आपके माँ बाप ने कुर्बानियां दी हैं। ये मुल्क खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, सारी उम्मा के लिए था ये। और एक आदमी खड़ा हुआ है तो आप खामोशी से बैठ गए, अपने जाके बिलों में घुस गए। और जो उसके साथ थे, जिन्होंने शोहरत कमाई, कौन जानता था इन लोगों को इससे पहले? ऐसे दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं ये। लेकिन जाहिर है कि एक आदमी ने अपना एजेंडा लेकर आया, काम किया, उसमें बहुत सारी वीकनेसेस है। मैं करप्शन नहीं करूंगा, वीकनेसेस हैं। एक तो ये कि, और ये होता है, जो आदमी ऑनेस्ट होता है ना, मेरे साथ भी हुआ है कई दफा ये। मैं लोगों पे, और मेरे फादर भी कहते थे, मैं लोगों पे भरोसा कर लेता था। वो किसी का कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं, तो मैंने कहा चलो यार पैसे दे देता हूँ, कारोबार शुरू कर लेते हैं। कारोबार शुरू किया, पैसे खा के भाग गया। एक को पैसे दिए, वो वहां से पाकिस्तान से वो लंदन भाग गया, वीजा लगवा के चला गया। होता है ऐसे लोगों के साथ। जो शरीफ होते हैं वो यकीन कर लेते हैं बातों पे। इमरान खान की भी ये वीकनेस है कि वो लोगों पे यकीन कर लेता है, जो आके कहते हैं कि जी हम तो आपके साथ हैं, आ जाओ। कई लोगों ने, उनके साथियों ने कहा कि सही ये तो पहले 2 पार्टी छोड़ के आया हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, हमें आगे लेके चलना है चीज को। और ऐसा ही होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई हरामीपन पे आ जाए, किसी में साला खून ही नहीं हो, किसी हलाल उसका खून ही नहीं हो, उसके खानदान में साला हरामी खाया हो, वो तो भागेगा ना इमरान खान से छोड़ के। और फिर आवाम मजे ले रही है कि देखा टूट गई पार्टी,
हमें बोलते थे, अब इमरान खान को बोलो, अबे भाई तुम्हारे भी 6 पार्टियां बनी हुई हैं, तुम्हारी भी 10 पार्टियां टूटी हैं, तुम्हारे भी लीडरों ने पैसे खाए हैं, तुम्हारे भी लीडर भागे हैं। मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में कि कोई उसको लोग आके, उसको आर्मी कह रही है, उसको सब कह रहे हैं कि आप चले जाओ बाहर, कोई बात नहीं, आप बाहर चले जाए खामोशी से, आपके लिए यही इलाज है, पाकिस्तान में नहीं रह सकते आप। उसने कहा मैं पाकिस्तान में रहूंगा। किसने कहा इससे पहले? मुझे बताइए, किसने 75 साल में, किस हुकूमत में वजीर आजम ने अपनी मेजोरिटी में अपने सूबे की पार्टी को डिसॉल्व किया हो? बताएं। तो हमें, हमारे आम को शर्म नहीं आती? फिर भी हम उसके खिलाफ बात करते हैं। क्यों उसने डिसॉल्व की थी? इसलिए कि वो शरीफ आदमी था, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखता था, और कॉन्स्टिट्यूशन में था कि हम 90 रोज में इलेक्शन हो जाएंगे, और उसको ये पता था कि मेरी पार्टी पॉपुलर हो रही है, मैं पार्टी डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन कराता हूं ताकि 2/3 मेजोरिटी असेंबली में आ जाए, तो फिर मैं ऐसे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करूं, मुल्क में रिफॉर्म लेके आऊं, जिसके लिए आइन में चेंज करना जरूरी है। उसको क्या पता है कि यहाँ सारे शोर चोर उचक्के हैं, चाहे अदलिया हो, सब सब जो है ये इनमें कोई कानून का, आइन का कोई इनमें पास नहीं है, जमीर फरोश लोग हैं ये। उसको क्या पता था कि इलेक्शन तो कराएंगे ही नहीं है, वरना वो पावर में था पंजाब में भी और केपीके में भी। आज वो आवाम बैठ के मजाक उड़ा रही है। तो भाई उड़ाए मजाक, हम तो ये अपनी भड़ास निकाल के आपसे बात कर सकते हैं, हम कौन सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत बुरा अंजाम होगा आप लोगों का जो खामोशी से बैठे हो। और फिर मुझे भी लोग कह रहे हैं भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें तो यहाँ पाबंदी है, हम तो आपका वीलॉग भी नहीं देख सकते, ये वो है। किसने की है पाबंदी? कौन है ये लोग? ये आपके टैक्स में पलने वाले लोग हैं ये, और आपका जमीर मर गया है, आप अपनी जान बचाने के लिए घर में बैठे हो, कल घर में भी सेफ नहीं रहेगा आपका, देख लीजिएगा आप, अगर ऐसा ही रहा तो। अभी तो इमरान खान जिंदा है, वो तो तैयार है जहनी तौर पे, उसको मार दो आप। लेकिन चलें, एक बात इमरान खान ने कर दी है, अब वो इक़्तिदार में आए या ना आए, उसको कोई शौक भी नहीं है वज़ीर आज़म बनने का, वो तब्दीली लाना चाहता था वो। ये मैं कह रहा हूँ, हमने भी कोई जिंदगी ऐसी नहीं गुजारी है, 40 साल काम कर रहे हैं जी, मैं 30 साल से लिख रहा हूँ ये चीजें और पढ़ रहा हूँ, हमें भी आइडिया है। तो उसको शौक नहीं है कोई कि वज़ीर आज़म बने, वो तब्दीली चाहता था मुल्क में, और आज उसको पता चल रहा है कि मैं किस काम में लग गया। मैं, मुझे क्या पता था ये लोग ऐसे हैं, मैं अपना लंदन में बैठा रहता, दुनिया की अमीर तरीन इंग्लैंड की फैमिली के लड़की से उसने शादी की, उसको क्या जरूरत थी? उसके शेयर भी मिल जाता, उसकी बीवी का तो अरबों डॉलर बनते, पाउंड बनते, बल्कि सब कुछ मिल सकती थी उसको। वो इस कौम के दर्द में आके उसने जिंदगी खराब कर ली अपनी। तो यही जब नहीं सुनोगे आप तो क्या होगा आपका? बैठो रहो आप हमारे आराम से। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी, कुछ औरतें हैं, खवातीन हैं, जिनकी उन्होंने बेइज्जती की है, वो जेलों में हैं, कुछ लोग अभी भी खड़े हुए हैं। कितने हैं लेकिन? 100, 200, 300, 400, 500, 23-24 करोड़ की आबादी में हर शहर से 10,000 लोग भी निकलते, फर्क पड़ता। अगर उर्दुगान ने अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत को मजबूत किया, रिफॉर्म किया, फौज से टक्कर ली, अवाम साथ में आई, और कितने फौजी, कितने अवाम के सैकड़ों लोग मारे गए, कुर्बानी दी उन्होंने, और आप लोग बैठे हुए हो। तो बात सारी ये कि भाई देखो, बात सारी ये कि इमरान खान अगर चला जाएगा, और जाहिर है इमरान खान का जो जॉब था उसने कर दिया है। आज पाकिस्तान के नौजवान को पता हो गया है, यही बात करनी थी कि असल पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया। अब बताने की किसी को जरूरत नहीं है, सबको पता है। आज बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो सब चीजें चाक कर रहे हैं, मेरे ऐसे लोग बता रहे हैं लोगों को। तो आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, अगर ये मुल्क बचाना है तो। इसमें अवाम बचा सकती है सिर्फ। भुट्टो ने कहा था ताकत का चश्मा अवाम है, और फिर एक दफा उसने बैठ के आके कहा कि मैं कमजोर हो सकता हूँ, ये कुर्सी ऐसे हाथ करके क्या मजबूत है, जब वज़ीर आज़म था क्या हुआ? उसी ने लटका दिया जिसको वो लेकर आया था ऊपर, जावलक। तो लोग देख रहे हैं, इमरान खान की उम्र 71 साल तो हुई है तकरीबन, कितनी देर और जिंदा रहेगा वो? अगर अब उसकी जिंदगी में कोई फायदा उठाना चाहते हो आप लोग, पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हो तो ले आओ, वरना मरते रहना फिर। हमें क्या है, हमने भी जिंदगी इतनी गुजार दी है, कितनी जिंदगी और रहेगी। लेकिन चलें,
मैं इतना खुद लालची नहीं हूँ कि मैं अपने लिए सोचूँ, अपनी फैमिली के लिए, वरना मेरी फैमिली तो यहाँ है और मेरे भाई-बहन दूसरे भी दूसरे मुल्कों में हैं और जो वहाँ फँसे हुए हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन सज़ा तो ज़ाहिर है कि फिर गेहूँ के साथ घुन भी पिसते हैं। तो ये बातें सारी ये मैं कहना चाह रहा था, तो लिहाज़ा अब ये अवाम के ऊपर है, खड़े हों, नहीं खड़े होंगे तो भाई सारी चीज़ें सामने हैं। मुझे कोई इसमें कोई एक अनहोनी नज़र नहीं आती कि इमरान खान के साथ ये हो रहा है, होना था और उसको भी पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। और ये जो लोग भाग-भाग के जा रहे हैं, ये पहले भी ये सब ये वो लोग हैं जो हराम खा के बड़े हुए हैं। वो एक खुर्रम दस्तगीर है, उसका बाप गुलाम दस्तगीर, उसने फातिमा जिन्ना का लालटेन निशान था अय्यूब खान के ज़माने में। वो अय्यूब खान का कुत्ता था, उसने वहाँ पर लाहौर में जुलूस निकाला, एक कुर्सी के ऊपर कुतिया को बिठाया और लालटेन का निशान डाल दिया। तौबा करनी चाहिए, ये एक किस तरह से आप सोचें फातिमा जिन्ना पे गुज़री होगी। फिर फातिमा जिन्ना पे एब्डोमेन लगा दिया, बैन लगा दिया उनका नाम लेने के ऊपर। लेकिन उस वक़्त तो मीडिया था नहीं, खाली रेडियो था और प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया में कोई फातिमा जिन्ना का नाम नहीं आएगा। आज इमरान खान के साथ वही हो रहा है और ये अवाम बैठी हुई देख रही है शक्ल। देखो बैठ के। दुआ कर सकते हैं हम तो, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। उम्मीद है आपको मेरे ये दोनों व्लॉग लंबे हो गए, पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, आगे भेजिएगा। ये लंबे इसलिए हैं कि मैंने तारीख बयान की है आपको, लंबे तो होने ही थे। तो लेकिन आप ये सोचकर इसको छोड़ नहीं दीजिएगा कि ये तो बहुत लंबा है, जो लोग करते हैं अक्सर। और मुझे भी कहते हैं कि आप छोटे बनाएँ तो हम पढ़ें। मैं कोई आपको एंटरटेनमेंट के लिए जवाब देता हूँ क्या ये? कई लोगों ने मुझे कहा, जो समझदार लोग हैं, वो अतीक साहब आपके जो व्लॉग है ना, वो इतने लंबे-लंबे होते हैं, कौन पढ़ेगा? इसलिए आपको ज़्यादा व्यूअर्स नहीं मिलते। मैंने कहा भाई ना पढ़ें, 2 लोग तो पढ़ेंगे। चले मेरा बेटा तो, मेरी बीवी तो देख लेगी, मेरे करीबी कोई ज़ाती दोस्त हैं वो तो देख लेंगे, दैट्स इट। कोई नहीं देखेगा, मेरे दिल की बात तो निकल जाएगी ना। मैं तो मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला के हुज़ूर जाके कि भई मैंने तो जो भी हो सकता था, जो तूने मुझे अहलियत दी, मैंने उसको इस्तेमाल किया, अपने वतन के लिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। फिर इंशाल्लाह बात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।